हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस या फिर कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को हम लोग टोटल हीट प्रोसेसेस भी बोलते हैं। टोटल हीट प्रोसेसेस हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों हीट इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हमारा जो जनरली होता है वो कहाँ यूज़ होता है, जो हमारी समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो गर्मियों में हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग अपना ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्या होता है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन? जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसको हमें कूल करना है और डिह्यूमिडिफाई करना है, यानी कि टेम्परेचर कम करने के साथ साथ हमें जो ह्यूमिडिटी है एयर की वो भी हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है। तो कैसे हम इसे करते हैं? सपोज़ करिए कि ये आपका एक क्या है, रेफ्रिजरेंट का कॉइल है जिसमें आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। इसका टेम्परेचर हमने मान लिया कितना है, TD3। ठीक है। एयर जो यहाँ से एंट्री करेगी उसमें एयर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, TD1। और जो एयर बाहर निकलेगी उसका टेम्परेचर कितना होगा, TD2। तो एयर जब यहाँ से एंट्री करके इसके अंदर जाएगी और इस रेफ्रिजरेंट से टकराएगी तो क्या हो, इस कूलिंग कॉइल से जब इसके ऊपर से निकलेगी तो क्या होगा कि इसका एक तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, TD1 से TD2 पहुँच जाएगी, और जो इसमें जो मॉइस्चर आपका प्रेजेंट होगा एयर में, वेपर्स आपका जो होंगी वो इस रेफ्रिजरेंट कॉइल के कांटेक्ट में आके क्या होगा, कंडेंस होके वेप लिक्विड बन जाएंगे, उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। मगर एक बात अच्छी तरीके से यहाँ ध्यान रखिए कि वो कब लिक्विड बनेंगी, जब ये TD3 का जो टेम्परेचर है वो उन वेपर्स के ड्यू पॉइंट के टेम्परेचर से क्या होगा, कम होगा। क्यों भाई, क्यों हम ये बात कहें? देखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जो हमने आपको बताया था साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर आपका कंडेंस होना शुरू कर दे। ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर उस कंडेंस वाले टेम्परेचर से कम होगा तभी तो उसके अंदर जो वेपर्स होंगी वो कंडेंस होंगी। तो इसलिए इस TD3 को हम हमेशा ड्यू पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उससे क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर कौन से वाली एयर का, जब एयर हमारी एंट्री कर रही है उसका टेम्परेचर से कम होगा तो यहाँ पर कंडेंस भी हो जाएगी और बाहर होके वो जो टेम्परेचर भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा TD3 था जिसको हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखा था उसको हम लोग एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं, यहाँ पर इन शॉर्ट ADP भी इसे हम लोग बोलते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछ लिया जाता है ADP कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए हम देखें, अगर इसको आप प्लॉट करें ग्राफ पे तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे। सपोज़ करिए हमारा 1 पॉइंट है, यहाँ पर एयर जो है इसकी प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, 1 पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू ω1 है, इंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, H1, और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है, TD1। ठीक है। तो इसको हमने पहले क्या करा, ठंडा करा, सॉरी इसको हमने पहले हमने क्या करा, इसकी ह्यूमिडिटी को हमने कम करा। यहाँ पर देखिए 1 से A तक लेकर आए और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो ह्यूमिडिटी कम कर ली ω1 से ω2, तो ये क्या हो गया, डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया सिंपल अपना। और फिर आपने क्या करा, इस TD1 से इसको ठंडा करके कहाँ पर ले आया, TD2 तक ले आया। तो यहाँ पर इसकी क्या हो गई, ये कूलिंग हो गई। तो फाइनली हमें अपना 2 पॉइंट मिल गया जो यहाँ पर मिलना था। और जो आपका प्रोसेस फाइनली हुआ वो कौन सा हुआ, ये 1 से लेके 2 तक ये प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले ह्यूमिडिफिकेशन दिखाया है, फिर कूलिंग दिखाई है। आप पहले कूलिंग कर लें फिर ह्यूमिडिफिकेशन कर लें, उससे कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये साइकोमेट्रिक प्रोसेस में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ आपके एंड पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे मेन हमारा 1 और 2 पॉइंट है, तो ये हमारा अचीव हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से ये प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात हमारी सोचने वाली ये बात है कि देख रहे हैं आप कि जो रेफ्रिजरेंट आपका कॉइल था, ठीक, उसका टेम्परेचर कितना था, TD3, और जो आपके और जो फाइनल आपका टेम्परेचर मिला है वो कितना मिला है, TD2। मगर TD3 जो है वो इस TD2 से भी कम होगा। तो हमारा जो अगर प्रोसेस आना चाहिए था तो इसे ठंडा होना चाहिए था आइडियल कंडीशन में। तो ये जो TD2 था यहाँ पर कितना होना चाहिए था, TD3, यानी कि जब एयर बाहर निकलती तो उसका टेम्परेचर भी कॉइल के टेम्परेचर के बराबर ही होता। मगर ऐसा नहीं हुआ। टेम्परेचर क्या है, TD2 TD3 से ज़्यादा है। तो ये क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर एक नया टर्म आता है, किसकी वजह से नहीं हुआ, ये होता है आपका बाईपास फैक्टर। क्या मतलब हुआ कि सारी की सारी एयर जो है वो इस कॉइल के कांटेक्ट में ना जाके कुछ एयर आपकी यहाँ ऊपर से भी आगे की तरफ चली गई। ठीक है, कुछ एयर तो कांटेक्ट में गई मगर कुछ एयर आपकी आगे की तरफ चली गई। तो इसलिए इस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एयर यहाँ से बाईपास कर गई, इस रास्ते से ना जाके इसने दूसरा रास्ता लिया और यहाँ से बाईपास करके चली गई।
तो अच्छा क्या हो, अब यहाँ पर हम लोग नया टर्म मिला हमारा बाईपास फैक्टर, जिसे हम लोग BPF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है बाईपास फैक्टर, चलिए जल्दी से उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाईपास फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें कि यहाँ पर जो इंथैल्पी है उसको बैलेंस कर लें, ठीक है, या फिर एनर्जी को बैलेंस कर लें, तो बाईपास फैक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर से जो हमारी 1 kg एयर अंदर आई, और 1 kg एयर अंदर जब आई तो उसमें से x kg जो एयर थी, ठीक है, जिसका टेम्परेचर TD1 था, वो बाईपास होकर निकल गई यहाँ से। वो क्या हो गई, यहाँ से बाईपास होकर निकल गई, और सिर्फ 1 - x kg जो एयर है वो किसके कांटेक्ट में आई, ये जो आपका रेफ्रिजरेटिंग कॉइल लगी हुई है जिसका टेम्परेचर TD3 था उसके कांटेक्ट में आई। और फिर यहाँ से जब ये दोनों बाहर निकली तो बाहर आके यहाँ पर ये यहाँ पर से निकल के गई, ठीक है, और वो उधर से आई है, तो यहाँ पर से मिक्स होके जब ये बाहर निकली तो इसका फाइनली टेम्परेचर कितना पहुँचा, TD2। तो अगर आप इसे यहाँ पर इनकी एनर्जी बैलेंस करें या एंथैल्पी को बैलेंस करें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितनी आपकी जो एयर थी वो बाईपास कर गई x kg, तो x kg और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, CPM। CPM मतलब मॉइस्ट एयर है यहाँ पे, और इसका टेम्परेचर कितना था, TD1, ठीक है, प्लस और कितनी एयर यहाँ से निकल के गई है, 1 - x kg, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट मॉइस्ट एयर की, और यहाँ पर से जो इसका टेम्परेचर था वो कितना टेम्परेचर कांटेक्ट में आई थी, TD3 के, और जो बाहर एयर निकली वो टोटल फाइनली फिर कितनी निकली, जहाँ से पूरी टोटल 1 kg आई थी, तो यहाँ से भी ये 1 kg एयर ही बाहर निकलेगी, तो 1 × CPM मल्टीप्लाई बाई कितना टेम्परेचर हुआ इनका, TD2, ठीक है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। CPM देखिए कॉमन लेके आप तीनों तरफ से कट कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा अंदर, x TD3 माइनस TD1 इज इक्वल्स टू TD3 माइनस TD2, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। फिर यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो x कितना हुआ आपका, TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1, ठीक है। और यही x जो है यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इसका बाईपास, ये x यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसका बाईपास फैक्टर इज इक्वल्स टू x। अपॉन तो ये होता है आपका बाईपास फैक्टर, जिसकी वजह से ये जो एयर है आपकी ये TD3 तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सारी की सारी एयर जो है यहाँ से नहीं जाती, कॉइल के कांटेक्ट में आके कुछ ऊपर से निकल जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास एयर कर गई। और ये जो फैक्टर आपका x आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास फैक्टर हो गया। तो ये तो हो गया आपका कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन वाला प्रोसेस। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एयर को ठंडा करेंगे, मगर एयर को ठंडा करने के साथ साथ उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। कूलिंग मतलब एयर को ठंडा करेंगे, और ह्यूमिडिफिकेशन मतलब एयर को हम लोग उसकी ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 पॉइंट हमारा था जिसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω1 थी, उसका ड्राइवल टेम्परेचर TD1 था, और जब आपने इसको बढ़ाया, कौन सा प्रोसेस कराया, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कराया, तो पहले क्या इसकी कूलिंग करा ली, ठीक है, TD1 से कहाँ तक आ गए, TD2 तक आ गए, ठीक है, और फिर जो इसको हमने क्या करा, इसका ह्यूमिडिफिकेशन कराया, तो ह्यूमिडिफिकेशन ω1 से बढ़ के ω2 तक आ गया, 2 पॉइंट पे आ गया। तो 2 पॉइंट पे देखें तो टेम्परेचर कम होकर TD2 हो गया, और जो आपका ह्यूमिडिटी थी वो ω1 से बढ़ के कितनी हो गई, ω2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसे हम कैसे अचीव करेंगे, देखिए उसके लिए हम आपको ये एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है ह्यूमिडिफिकेशन का।
कि एयर जिसमें एंट्री होती है यहाँ पर 1 पॉइंट पे देखिए, ठीक है, 1 पॉइंट पर एंट्री हुई, जिसमें इसकी इंथैल्पी कितनी थी, इंथैल्पी इसकी H1 थी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 1 थी और ड्राइवल टेम्परेचर TD1 था। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हम जो वाटर है इसका, यहाँ पर वाटर को हम इसके ऊपर क्या कराएंगे, इंजेक्ट कराएंगे, ठीक है। कहाँ से, इस वाटर को स्प्रे करके इंजेक्ट कराएंगे, और वाटर जो होगा उसको हम जब इंजेक्ट कराएंगे तो वो इतने फाइन पार्टिकल्स में इसके ऊपर इंजेक्ट होगा कि जब एयर पीछे से इधर आएगी तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपने अंदर वो इंट्रैप्ट कर लेगी, अपने अंदर वो फंसा लेगी, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर फंस जाएंगे तो एयर बाहर निकल जाएगी यहाँ से ट्यूब से। तो जब बाहर उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स फंस गए तो क्या हो गया, इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, और वाटर उसका क्या है, टेम्परेचर उसका कम है, तो यहाँ पर उसको कूलिंग भी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लें, जब वाटर को आप यहाँ पर उसके ऊपर स्प्रे करवाते हैं तो वाटर का जो टेम्परेचर हम लोग रखते हैं वो किसके बराबर रखते हैं, जो यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर होगा। वाटर का जो यहाँ पर टेम्परेचर होगा वो किसके बराबर होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर, और किसके वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर, जो यहाँ पर एयर अंदर आ रही है उसके वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो वाटर का टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, TW1 के बराबर। तो वाटर का टेम्परेचर कितना है, TW1 के बराबर है। यहाँ पर इसके ऊपर स्प्रे करवाया वाटर को अपने यहाँ से, और वाटर जब स्प्रे हुआ तो बहुत पतले पतले आपके मॉलिक्यूल्स, बहुत ही फाइन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसमें वाटर के निकले, और यहाँ से जब एयर आगे गई तो एयर ने उन मॉलिक्यूल्स के अपना इंट्रैप्ट कर लिया। अच्छा, इसका जो वाटर था का जो टेम्परेचर था वो वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर था उसके। तो वेट बल्ब का टेम्परेचर आपको पता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर से कम था, इस वजह से उसकी कूलिंग भी हो गई, यहाँ पर से वो 2 पॉइंट पे कूलिंग होकर बाहर निकल गई। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 और 2, ये जो हमारी लाइन है ये वेट बल्ब की लाइन है, ठीक है। और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों का क्या है, TW1 और TW2 दोनों का हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रख लिया है, हो गया हमारा कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंथैल्पी का जो स्केल है यहाँ पर एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, इसका मतलब इंथैल्पी भी क्या रह रही है इन दोनों की, H1 = H2 हमारी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो ये हमारा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन वाला प्रोसेस हो गया। कूलिंग मतलब देखिए, कूलिंग भी हो गई, टेम्परेचर भी कम हो गया, और उसका ह्यूमिडिफिकेशन भी हमने करा लिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नया हमारा एक टर्म आएगा जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं SHF, सेंसिबल हीट फैक्टर। यहाँ पर एक हमारा नया टर्म आएगा, इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर को। क्या होता है हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है काहे का, जो आपने सेंसिबल हीट दी है अपॉन जो हमारी टोटल हीट है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन या फिर वो हमारे लेटेंट हीट वाले प्रोसेस थे। जो कूलिंग थी सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, वो हमारे क्या थी, आपकी सेंसिबल हीट वाले प्रोसेस थे। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, हमारे टोटल हीट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो हीट्स होती हैं वो दोनों हीट हमारी क्या होती हैं सेंसिबल और लेटेंट हीट। तो जब दोनों हीट हम लग रही हैं तो इस वजह से यहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर भी आया, कि वो क्या होता है, जो सेंसिबल हीट होती है रेशो होता है सेंसिबल हीट का अपॉन टोटल हीट का। तो सेंसिबल हीट तो हो गई आपकी SH, और टोटल हीट क्या हो गई आपकी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो अब अगर आप देखें तो सेंसिबल हीट कहाँ पर आपने दी है, सेंसिबल हीट हम लोग कब देते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हमारा चेंज हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, TD1 से TD2 तक। या फिर अगर आप इसमें देखें हम लोग तो टेम्परेचर जो हमारा चेंज हुआ था वो TD1 से TD2 तक हुआ था। तो यहाँ पर जो हीट हमारी इन्वॉल्व हुई है वो सेंसिबल हीट इन्वॉल्व हुई है, और यहाँ पर जो हमारी हीट इन्वॉल्व हुई है वो कौन सी हीट हमारी इन्वॉल्व हुई है, लेटेंट हीट इन्वॉल्व हुई है। तो अब अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या होगी कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए, तो सेंसिबल हीट, ये देखिए सेंसिबल हीट क्या है, HA - H2, प्लस लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होगी, H1 - HA। यहाँ पर पूरी क्या दी गई, लेटेंट हीट दी गई है। तो अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर से HA क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा,
HA माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H2, और ये आपका क्या कहलाएगा, सेंसिबल हीट फैक्टर। ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, सेंसिबल हीट फैक्टर या फिर सेंसिबल हीट रेशियो। तो ये दोस्तों थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो और ये प्रोसेस आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।